साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा करेंगे। ये समझेंगे कि यह कहां से लिया गया है, कहां पे वर्णित है और इसकी प्रक्रिया क्या है। साथ ही इस पूरे प्रक्रिया को दीर्घ रूप से समझते चलेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए कि अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला। अभी तक मतलब 75 सालों में भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर कोई महाभियोग नहीं चला। ये एक स्पष्ट बात है, पहला। दूसरी बात कि महाभियोग जो चलाई जाती है यह एक क्या कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ये क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अब अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है इसको समझ लीजिए। न्यायिक प्रक्रिया हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ न्यायालय के पास होती है और न्यायालय में ही अपनाई जाती है, अर्थात न्यायालय जो हमारे यहाँ न्याय करती है वह एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। लेकिन यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसे इसलिए कहा जाता है कि इसमें विधायी शक्ति प्राप्त लोग न्याय का कार्य कर रहे होते हैं। यानी कि हमारी संसद जो है, जो विधायी शक्ति है, जो विधायी स्थिति प्राप्त की हुई, वो न्याय कर रही है। इसीलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोला जाता है। परीक्षाओं में जब आपसे कभी कभी पूछ लेगा, जो नोट्स होते हैं मेंस में, उसमें पूछेगा कि आखिर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है उसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि यह विधायी शक्ति प्राप्त बॉडी के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। न्याय करना हमारे यहाँ न्यायालय का काम है, कानून बनाना हमारे संसद का काम है, लेकिन संसद यहाँ दोनों काम कर रही है, इसलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। हालांकि और सी भी बातें हैं, लेकिन मुख्य बात यही है। तो सबसे पहले देखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो देखिए, हमने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, आप इसे एक नज़र देख सकते हैं। हालांकि मैं उन्हीं चीज़ों को बोलते चलूँगा। परीक्षाओं में अमूमन यही पूछा जाता है, जितना मैंने लिख रखा है पीछे यही पूछा जाता है। इससे ज़्यादा इस अनुच्छेद से चीज़ें होती नहीं है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा करके आपसे पूछ लेता है, तो मैं टेढ़ा मेढ़ा को भी साथ में समझाते चलूँगा। तो सबसे पहले समझिए कि भारत में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की परिचर्चा की गई है वो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 61 में की गई है। किसमें की गई है? संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 61। एक चीज़ ध्यान रखें कि भारत में महाभियोग जो है और सिर्फ राष्ट्रपति पर ही चलते हैं। अब बोलिए कि भाई उच्चतम न्यायालय के न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायालय पर जो न्यायाधीश होते हैं उन पर क्या होती है? उन पर भी सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि उनको भी हटाने की वही प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। परंतु महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर चलने वाले आरोपों को ही कहा जाता है। वैसे अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 124 का 4 और 5 और साथ ही अनुच्छेद 217 और 18 ये सब उस प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। ठीक, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में इन सब अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। लेकिन यहाँ पे हम चर्चा सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 61 की करेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए बता दें। तो ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 61 में जो भाग 5 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है। अब सवाल है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलेगा? तो राष्ट्रपति पर संविधान में सिर्फ एक ही चीज़ लिखा गया है, अनुच्छेद 61 में एक ही चीज़ लिखा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी चलेगा जब संविधान का अतिक्रमण होता है, यानी उनके किसी भी कृत्य से संविधान का उल्लंघन होता है। लेकिन संविधान में या उस कहीं पर भी, संविधान के लिखित रूप से कहीं पर भी संविधान उल्लंघन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई। इंटरेस्टिंग बात है। कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति अपने किसी कृत्य के द्वारा संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो उन पर महाभियोग चलाया जाएगा। लेकिन वो उल्लंघन क्या होगा ये कोई लिखित बात नहीं है। ये तब तय होगी जब आरोप लगेगा और वहाँ पे वाद विवाद होगी। यानी कि ये जब आरोप लगेंगे वहाँ पे मामला आएगा कि भाई संविधान का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब मान के चलिए कोई संसद जो है और आरोप लगाई
लगाने के बाद राष्ट्रपति हट गए। बाद में लगा कि भाई संविधान का उल्लंघन था कि नहीं था, कौन निर्णय करेगा, तो फिर ये माननीय उच्चतम न्यायालय करेगी। वो एक अलग बात होगी। हमारे यहाँ अंतिम फैसला जो होती है माननीय उच्चतम न्यायालय ही करती है किसी चीज़ के। संविधान की अंतिम व्याख्या हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय ही करती है। लेकिन खैर उतना अधिक भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अभी अनुच्छेद 61 को समझें। अनुच्छेद 61 साफ साफ वर्णित करता है कि यदि राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन करते हैं, संविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो उन पर महाभियोग चलाई जाएगी और महाभियोग जो होगी उसकी एक निश्चित प्रक्रिया होगी। ध्यान रखिएगा कि इस प्रक्रिया का जो वर्णन है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 61 में है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से। तो दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, कहाँ पर है और कहाँ से लिया गया है। परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक का मतलब इसमें विधायी शक्ति प्राप्त संगठन और लोग न्याय कर रहे हैं, इसलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोला जाता है। परीक्षाओं में जब पूछे, खास करके ग्रुप बी के परीक्षाओं में यानी विशेष परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक संगठन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अर्ध न्यायिक संगठन यानी कि अर्ध न्यायिक बॉडीज जो होते हैं वो किसी खास विशिष्ट क्षेत्रों में न्याय के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एनजीटी एक अर्ध न्यायिक संगठन है, बॉडीज है, वो किसी खास क्षेत्र के लिए ही बनाई गई है। जल संबंधित विवादों के लिए जो बॉडीज बनाई जाती है वो अर्ध निकाय हैं, वो अर्ध न्यायिक निकाय हैं, क्योंकि वो एक खास क्षेत्र का न्याय करेंगे। हालांकि उन्हें बहुत शक्तियाँ दी जाती हैं, खास क्षेत्र में न्याय करने की क्या कहते हैं, बहुत शक्ति होती है, लेकिन वो अर्ध निकाय है, न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक निकाय, अर्ध न्यायिक मतलब आधा ही न्याय कर पा रहे हैं। पूर्ण न्याय हमारे यहाँ कौन करेगा? संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। तो ये सब जो बॉडीज होते हैं वो अर्ध निकाय बॉडीज, न्यायिक निकाय बॉडीज होते हैं। ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग भी हमारे यहाँ उसी प्रकार की बॉडीज है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मैंने बताया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया और अर्ध न्यायिक बॉडीज अलग अलग होते हैं। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ पे एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जहाँ पे न्याय जो है वो अलग, माने कि न्यायिक जो सिस्टम है उससे अलग के लोग न्याय कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो जितने भी भारत के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो उसमें भाग लेते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों या लोकसभा के, राज्यसभा के। कहने का मतलब है कि जितने भी चुने हुए लोग हैं वो इसमें भाग लेते हैं। लेकिन जब महाभियोग चलता है तो इसमें विधानसभा के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, परंतु राज्यसभा और लोकसभा के नामांकित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से इसको समझा दूं कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है तो सदन के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। यहाँ ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये दोनों सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि ही उसमें भाग लेते हैं। कौन से भाग लेते हैं? चुने हुए। नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखिए, चुनाव के बाद। लेकिन जब महाभियोग चलेगा तब उसमें चेंजिंग हो जाएगा। चेंजिंग हो जाएगा कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलेगी तो राज्य के किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं और उनमें नामांकित सदस्य, जो नामांकित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो भाग लेते हैं। जब परीक्षाओं में आपसे पूछे कि निम्न में से राष्ट्रपति के महाभियोग पर कौन भाग नहीं ले सकते हैं, तो हाँ, यह ध्यान रखेंगे कि राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, परंतु सदन के नामांकित सदस्य भाग लेते हैं। ये टेक्निकल चीज़ है, इसको ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में पूछ दे इन्हें कि गड़बड़ा जाइए। तो जब राष्ट्रपति पर मैंने आपको बताया कि यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, कहाँ से ली गई है, कहाँ पे वर्णित है, कौन कौन भाग लेते हैं। अब ये चीज़ एक तरफ। अब समझते हैं इस प्रक्रिया को, पूरे प्रक्रिया को। प्रक्रिया यह है कि राष्ट्रपति पर जो आरोप है वो सदन मतलब किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। संसद के किसी भी सदन में यह प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। प्रक्रिया प्रारंभ करने का नियम यह है कि जो भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी हो सकती है, जो भी सदन आरोप लगाएगा वह उसके 1/4 यानी कि 1/4 सदस्य लिखित रूप से उस आरोप पर हस्ताक्षर करेंगे। आरोप लिखेंगे
उस पर 1/4, ध्यान रखिएगा, कम नहीं, ज़्यादा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे और वह हस्ताक्षर युक्त आरोप पत्र संबंधित जो सदन होंगे उसके अध्यक्ष को दिया जाएगा। ठीक, मान के लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष को मिलेगा, राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति को दी जाएगी। यदि संबंधित सदन का अध्यक्ष, मैं लोकसभा राज्यसभा नहीं बोल रहा हूं ताकि ध्यान रखें, कंफ्यूज मत हो जाइए, संबंधित सदन यानी कि जिस भी सदन में आरोप लगा, मतलब 1/4 सदस्यों, कम से कम 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके आरोप पत्र को अपने सदन के अध्यक्ष को दिए। यदि वो अध्यक्ष उसे निरस्त कर देता है, बोलता है नहीं सब फालतू बात है, तो फिर वो मामला निरस्त हो गया, खत्म हो गया। फिर सदस्य नहीं कह सकते अरे हम आरोप लगाए थे आप कहे भगा दिए, वो उनकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन यदि उन्होंने आरोप को कबूल कर लिया, उन्होंने आरोप की अनुमति दे दी, तब फिर क्या होगा, तो राष्ट्रपति को 14 दिन की सूचना दी जाएगी कि भाई आप पर ये आरोप लगाया गया। याद रखिए कितने दिन, 14 दिन की सूचना, यानी कि 14 दिन पूर्व या 14 दिन का मौका कम से कम उनको दिया जाएगा। और साथ ही जिस भी सदन में आरोप लगाया गया है वहां से विशेष बहुमत यानी कि 2/3, जितने भी सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्यों के द्वारा उसकी अनुमति प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि उसे बहुमत के द्वारा पास होना चाहिए उस संबंधित सदन से। क्लियर है? दोनों में से कोई भी सदन आरोप लगा सकते हैं, कम से कम 1/4 यानी कि 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा मामला सदन के अध्यक्ष के पास जाएगा। जैसे ही अध्यक्ष उसको निरस्त कर दें, मामला निरस्त हो गया, लेकिन अनुमति दे देंगे तो वहां से विशेष बहुमत यानी कि कुल सदस्यों के 2/3 लोगों के द्वारा वो पारित हो जाना चाहिए राष्ट्रपति को 14 दिन की सूचना के साथ। अब जब एक सदन से पारित हो गया तब कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में। दूसरा सदन जो है उस आरोप की जांच करेगा। पहला सदन आरोप लगाया था, ध्यान रखेंगे, पहला सदन क्या किया, आरोप लगा, दूसरा सदन उसकी जांच करेगा। उस जांच में जो क्या कहते हैं राष्ट्रपति हैं वो खुद भी जा सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भी वहां भेज सकते हैं। दूसरा सदन जो जांच करेगा वहां पे राष्ट्रपति खुद जा सकते हैं या अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। यहाँ यह ध्यान रखिएगा, मैंने बोला था कि बीच में विशेष बात बताता रहूँ कि जो सदन जांच करेगी या संसद जो जांच करेगी वो खुद भी कर सकती है या किसी आयोग या संगठन के द्वारा भी करवा सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि खुद कर ले, अमूमन चूंकि इतना बड़ा मामला है तो खुद करेगी, लेकिन यदि लगता है कि इसके जांच के लिए किसी अन्य विशिष्ट सिस्टम की जरूरत है तो किसी संगठन के द्वारा भी वो जांच करवा सकता है, ये उसका विशेषाधिकार है। राष्ट्रपति ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं आप ही जांच कीजिए, आप दूसरा को कहे समाहित कर लिए, वो कर सकते हैं। तो जब वो जांच होगी तो वहाँ पे राष्ट्रपति सशरीर पहुँच सकते हैं या अपने किसी आदमी को या प्रतिनिधि को वहाँ भेज सकते हैं। उसके बाद यदि उस जांच में वो सदन पाता है कि आरोप सही है, यानी कि पहले सदन ने जो आरोप लगाया वो सही है, तो उसे विशेष बहुमत यानी कि कुल सदस्यों के 2/3 जो सदस्य हैं उसके द्वारा उसे अनुमोदन प्राप्त करना होता है। यदि वो अनुमोदन प्राप्त हो गया तो जिस दिन से अनुमोदन प्राप्त हुआ यानी कि जिस दिन से वो आरोप पत्र जो लगा था उसकी जांच के पश्चात उसे अनुमोदित कर दिया गया, सदन से पास कर दिया गया, उसी तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हटे हुए माने जाते। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया। देखिए हमने लिख रखा, आप ध्यान दें, राष्ट्रपति पर आरोप दोनों सदनों में से किसी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जो भी सदन आरोप लगाएगा उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर उस आरोप पत्र पर होने चाहिए तथा राष्ट्रपति 14 दिन का नोटिस भी मिलना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस मिलना चाहिए, 14 दिन का मौका मिलना चाहिए। एक सदन से 2/3 बहुमत यानी कि विशेष बहुमत, मैंने लिख दिया विशेष बहुमत, तो कभी कभी परीक्षाओं में क्या होता है ना, पूछ लेता है कि विशेष बहुमत चाहिए या नहीं चाहिए, तो हाँ विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत से अनुमोदन के पश्चात मामला दूसरे सदन को भेजा जाता है जहां आरोप का जांच होता है। याद रखें यहाँ जो माननीय संसद हैं वो जज का कार्य कर रहे होते हैं, जिन्हें विधान बनाना है वो न्याय के लिए बैठ गए, इसलिए मैंने बोला कि यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद या किसी जांच होता है, जांच जो है वो संसद खुद कर सकती है या किसी अन्य संगठन के द्वारा भी करवा सकती है। इस जांच में राष्ट्रपति खुद या किसी नामित व्यक्ति को अपनी बात रखने हेतु भेज सकता है और जब दूसरा सदन इसे पारित कर दिया विशेष बहुमत से तो उस तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। तो ये है पूरी की पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में जो वर्णित। अमूमन परीक्षाओं में जो प्रश्न होते हैं
वो इन्हीं से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप मेंस परीक्षाओं पर पहुंचेंगे, नोट्स जब पूछा जाता है तो वहाँ पे आपसे कुछ अन्य बातें जो हैं घुमा फिरा के पूछी जा सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया कैसे है। साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि इस पूरे प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें, तो आप वर्णन कर लें। ये भी आपसे ध्यान रखवाया जा सकता है कभी कभी, और खास करके इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि क्या सदन खुद जांच करेगी या किसी को भी ला सकती है, तो किसी को ला सकती है, उसका अपना विशेषाधिकार है। देखिए, सदन को ये पूरी शक्ति प्राप्त है कि किसी भी आरोप की जांच कर सकती है अपने संसदीय समिति बना करके, या अपने जांच में किसी भी संगठन का सहयोग ले सकती है। और कोई ये नहीं कर सकता है कि नहीं हमारा बहुत काम है, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। ये संसद का विशेषाधिकार है। तो ये था हमारा राष्ट्रपति के पर महाभियोग से संबंधित पूरा वीडियो। आशा है आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।